क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर तक हमने कर लिया था। ऑडिटर के पास सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो भी आपको एडजेक्टिव ध्यान में आए तो वही सब की ही शुड बी गुड टेम्पर, इंटीग्रिटी, उसके पास हाईएस्ट डिग्री ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, सारे एथिक्स होने चाहिए, नॉलेज ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, ये सब हमने देखा था कि क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए ऑडिटर की। जो एक बिजनेसमैन में ऑडिट क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो सारी क्वालिटीज़ एक ऑडिटर में होनी चाहिए। ठीक, फिर हमें यहाँ से पढ़ना है एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स एंड ओवरव्यू। ठीक, अब इसको समझने के लिए एक स्टोरी देखते हैं। बोलो, स्टार्ट करें? ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे XYZ लिमिटेड एक कंपनी है। ठीक, अब इस मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करें। ठीक, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करें। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है कि एक इनके इंटरनल सीए ने प्रिपेयर करे होंगे, है ना। सपोज हम लिख लेते हैं यहाँ पे सीए अक्षत। ठीक है, तो सीए अक्षत ने प्रिपेयर करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उसके बाद अब इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि बिकॉज वी हैव टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स। ठीक, तो अब इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने एक बाहर का सीए आएगा। ठीक है, वो अच्छा आपको बनना है। शैली, क्या नाम है आपका? SHELLY। ठीक है, तो सीए शैली आ गई अब सीए अक्षत के काम को चेक करने के लिए। ठीक, तो अब ये जो सीए है ये क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यही सब हमने सीखा है। और फिर इसके बाद ये क्या करता है? एग्जामाइन करता है और फिर अपना ओपिनियन बताता है। ठीक है, अब ये जो पूरा काम हो रहा है कि इसने भी बनाया, फिर इसने भी बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करा, इसने बनाया, तो ये सब एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब इनको ये काम करने के लिए एग्जामाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगेंस्ट सर्टेन क्राइटेरिया। या कोई बेसिस, इनके पास एक क्राइटेरिया या एक बेसिस होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया और ये बेसिस क्या होते हैं, ये बताते हैं। कहाँ गए ये स्टैंडर्ड्स कि एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, ये जो SA, SREs, SAE, SRS, ये क्या है? ये सारे क्राइटेरिया और बेसिस है। ठीक, अब इसके बाद ना एक टेबल आप भी बनाओ साथ साथ। यहाँ पर एश्योरेंस सर्विसेज, यहाँ पर नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो एश्योरेंस सर्विसेज होती है ना, ये किसने दी होगी? एश्योरेंस सर्विसेज सीए शैली ने। और ये वाली जो सर्विसेज है नॉन एश्योरेंस सर्विसेज, ये किसने दी होगी? सीए अक्षत ने। ठीक, यहाँ पर नॉन एश्योरेंस सर्विसेज का मतलब क्या है? जैसे कि अकाउंटिंग करना, इसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करे, फिर कंपाइल करना उन अकाउंट्स को, कंपाइलेशन, फिर उसके बाद डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग इंटरनल कंट्रोल्स,
रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। हम यहाँ पर मतलब जो सीए है वो दो तरीके की सर्विस दे सकता है, एक एश्योरेंस सर्विस भी, नॉन एश्योरेंस सर्विस भी। ये वाले जो सीए होते हैं वो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, और ये वाले जो सीए होते हैं वो कौन से सीए इन प्रैक्टिस वाले सीए होते हैं, ठीक है। मैम ऐसा नहीं हो सकता जैसे ये एश्योरेंस सर्विसेज है मैम वो किसी और कंपनी का नॉन एश्योरेंस वो दे दे इसीलिए? ये तो मैम जैसा कि आपने बताया जो एश्योरेंस सर्विसेज होती है वो इंडिपेंडेंट सी देता है। हाँ मैम ऐसा नहीं हो सकता वो जो सी है वो किसी और कंपनी का मतलब इंटरनल सी हो ऐसे क्रॉस वाला? देखो अगर वो एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो एक जगह फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होगा ना, तो फिर वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। सिर्फ जो प्रैक्टिसेबल होता है वही कर सकता है। हाँ ठीक। फिर यहाँ पर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने देखा दो तरीके से एश्योरेंस दिया जाता है, एक होता है रीजनेबल एश्योरेंस और दूसरा होता है लिमिटेड एश्योरेंस। अब ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब है, क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पास्ट डाटा को देखते हुए प्रिपेयर करें तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट। अब यहाँ पर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि कोई बजट बनाया था कंपनी ने, उसको देखने के लिए आया सीए, या फिर कोई फॉरकास्ट था, ठीक है, या फिर कोई भी इंटरनल कंट्रोल को हमने चेक करना था, तो ऐसा काम करना है ऑडिट को, तो वो अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले काम में आएगा। यहाँ पर सीए कैसा इंश्योरेंस देता है, लिमिटेड इंश्योरेंस देता है। यहाँ पर दोनों हो सकता है, रीजनेबल भी लिमिटेड भी, यहाँ पर लिमिटेड एश्योरेंस। अब इसके बाद ये जो लिमिट रीजनेबल एश्योरेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिट, और इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, रिव्यू। इसके ऊपर बनाया जाता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और रिव्यू के ऊपर बनाए जाते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, SA शॉर्ट में, इसको हम बोलते हैं SRE। यहाँ पर आते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। इसको बोलते हैं SAE। लिख लिया ना इतना। अब यहाँ पर जो ये नॉन एश्योरेंस सर्विसेज सीए दे रहा है या फिर रिलेटेड सर्विसेज, इससे भी कोई रिलेटेड सर्विसेज होगी, यहाँ पर इन सबको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। इसको शॉर्ट में बोलते हैं SRS, ठीक। अब ये जितने भी चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल नॉन हिस्टोरिकल अकाउंट्स को कंपाइल करना, इन सब पे क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी का काम होना चाहिए। तो अब इन सब के ऊपर होता है एक क्वालिटी मैटर्स को चेक करने के लिए SQC मतलब स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। नहीं लिखा, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर अब ये जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं ना, अब ये इशूड अंडर
द अथॉरिटी ऑफ काउंसिल ऑफ ICAI। आप बैग पीछे रख सकते हो अगर दिक्कत हो रही है तो। आपको तो ऐसे बैठना ही होता है शायद, है ना? ऐसे ही बैठने में आराम मिलता है इसका। हो गया। अब यही पूरा ओवरव्यू हमें यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स इशूड अंडर द अथॉरिटी ऑफ ICAI काउंसिल आर कलेक्टिवली नोन एज एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। तो ये सब क्या है, हमारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग विच अप्लाई इन ऑडिट ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही हमने लिखा है यहाँ पर कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यहाँ पर क्या लगते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग SA लगते हैं। फिर रिव्यू एंगेजमेंट में हमारे पास रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या लगते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। रिव्यू में क्या लगता है, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट विच अप्लाई इन एश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट एंगेजमेंट। फिर उसके बाद रिलेटेड सर्विसेज वाले, ये सारे रिलेटेड सर्विसेज, इंफॉर्मेशन कंपाइलेशन एंगेजमेंट, अदर रिलेटेड सर्विसेज पे स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। फिर द पर्पस ऑफ इशू ऑफ दीज स्टैंडर्ड इज टू एस्टैब्लिश हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स and guidance in the area of financial statement audit and in other types of assurance services। तो क्वालिटी के लिए हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। इस पूरी टेबल को वही सेम चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। अब हमें एक एक को डिटेल में पढ़ना है। अब डिटेल में भी नहीं है, बेसिक मतलब एक तरीके से बस समझा दिया है कि ये है, ठीक। फिर आगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। Standards on auditing apply in the context of audit of financial statements by an independent auditor. It is important to remember that standards on auditing apply in audit of historical information. These establish high quality benchmarks and are followed by auditors in conducting audit of the financial statement. वही बातें लिखी हैं रिपीट करके जो हम पढ़ चुके हैं सब। Standards on auditing have been issued on wide spectrum of issues in the field of auditing ranging from overall objectives of independent auditor, audit documentation, planning and audit of financial statement, identifying and assessing risk of material misstatement। ये अब यहाँ से ये जितने भी वर्ड्स दिए हैं ना, यहाँ से यहाँ तक, ये आप आगे आने वाले अलग अलग चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको, कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर तो हमें पता है। अब ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, प्लानिंग ऑफ ऑडिट क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऑडिट सैम्पलिंग, ऑडिट एविडेंस, फॉर्मिंग एन ओपिनियन, ये हम अलग अलग चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। दीज कवर ऑल सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए ऐसे ऑन, जैसे कि हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 होता है, वैसे ही स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है SA 200, SA 230, SA 315, SA 500। तो SA 200 किसके ऊपर है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट, जैसे कि होता है ना इंडियाज टू कॉस्ट, वो इन्वेंट्रीज वाला है हमारे ऊपर हमारे पास। तो वैसे ही 230 किस पे है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे। 315 किस पे, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे। 500 किस पे, ऑडिट एविडेंस पे। रिवाइज SA 700 फॉर्मिंग एन ओपिनियन रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। यहाँ से ये पूरा ऐसे लाइन बाय लाइन याद नहीं करना, जो जो आएगा ना वो हम सिर्फ उतना याद करेंगे, वो वाले नंबर्स याद करेंगे, ठीक। स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट आपको लेकिन ऐसे आ जाए कि शॉर्ट नोट लिखो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो आपको ये टेबल याद रहेगी, तो आप लिख पाओगे कि यहाँ पे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और भी रिलेटेड बातें लिख करके शॉर्ट नोट कंप्लीट कर देना। स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। Standard on review engagement apply in the context of review of financial statements. We have already understood that review is limited assurance and it provides assurance which is lower than provided by the audit.
क्योंकि हम ऑडिट में क्या देते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस, तो लिमिटेड एश्योरेंस क्या होता है, रीजनेबल एश्योरेंस से कम होता है. इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट रिव्यू इन्वॉल्व्स फ्यूअर प्रोसीजर्स एज कंपेयर टू ऑडिट. तो हम कम प्रोसीजर फॉलो करते हैं लिमिटेड एश्योरेंस में एज कंपेयर टू रीजनेबल एश्योरेंस जब हम देते हैं. सिंस अ रिव्यू ऑल्सो प्रोवाइड्स एश्योरेंस टू यूजर्स, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस. अब रिव्यू के टाइम क्योंकि हम कम चीज़ें देख रहे हैं, कम अकाउंट्स देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम कुछ भी कर देंगे, उस पर भी स्टैंडर्ड्स बने होने चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे इंटेंडेड यूजर्स को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है. तो इसके लिए वहाँ पर भी हमारे पास क्या है, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं. अब वो स्टैंडर्ड्स कौन से हैं, जैसे कि SRE 2400, SRE 2410, ये सब. It is to be noted that both standards on auditing and standards on review engagement apply to engagement involving historical financial statement. ये दोनों ही कहाँ पे लगाए जाते हैं, टेबल कहाँ गई, ये दोनों ही कहाँ लगाए जाते हैं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट किस पे, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लगाए जाते हैं. आगे स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स. This is another set of standards which apply in assurance engagement dealing with subject matter other than historical financial information. है ना, टेबल में देखा हमने, other than historical financial information में क्या लगते हैं, assurance engagement. Such assurance engagement do not include audit or review of historical financial statements. तो यहाँ पर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे क्या लगाए जाते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट. फॉर एग्जाम्पल एश्योरेंस एंगेजमेंट रिलेटिंग टू एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमने पढ़ा था ना, फ्यूचर. प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जैसे हम, एक तो होता है हिस्टोरिकल, ठीक है, मतलब हम जैसे यहाँ पे लिखा है ना बजट और फॉरकास्ट. बजट और फॉरकास्ट किसका बनाए जाते हैं, फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं. ठीक है, हमारे पास हमने अजम्पशंस के बेसिस पे हमने फ्यूचर का डाटा प्रिपेयर करा, तो वो होता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. इट इज टू बी नोटेड दैट इन सच टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट एग्जामिनेशन इज नॉट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और एंगेजमेंट में रिलेट टू प्रोवाइडिंग assurance regarding non-financial matters like design and operation of internal control in an entity. Example क्या है, 3400 3420. फिर standards on related services. Lastly, there are standards on related services. These standards apply in engagement to perform agreed upon procedures regarding financial information. For example, an engagement to perform agreed upon procedure may require auditor to perform certain procedure concerning individual items of financial data, say accounts payable, account receivable, purchase. जो काम सी अक्षत कर रहा था, ठीक है, वो वाले सारे रिलेटेड सर्विसेज वाला काम उसको भी क्या स्टैंडर्ड्स ऑफ ये रिलेटेड सर्विसेज फॉलो करते हुए करना होगा. ठीक. एंड एंगेजमेंट इन विच प्रैक्टिशनर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ऑडिटर को हम प्रैक्टिशनर, हमने देखे थे ना वो 3 पार्टीज, तो वहाँ पे पार्टीज में प्रैक्टिशनर का मतलब होता है ऑडिटर. मे कॉल्ड अपॉन टू असिस्ट मैनेजमेंट with the preparation and presentation of historical financial information without obtaining assurance on that information. Such type of compilation करने के लिए हमें भी क्या लगाना होगा, standards on related services. उस टेबल में हम सब लिख चुके हैं. आगे SRS 4400 और SRS 4410. It is to be clearly understood that all the above standards on auditing, standards on review engagement, SAE, SRS are collectively known as engagement standards. ये अंडरलाइन कर लो, इन सबको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, engagement standards. ये पॉइंट भी यहाँ पे लिख लो या तो टेबल में. ये सब क्या है, engagement standards. अब सबकी क्वालिटी चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल.
Standards on quality control have been issued to establish standards and provide guidance regarding the firm's responsibility for its system of quality control for the conduct of audit and review of financial statement. इनके लिए भी है और अदर देन हिस्टोरिकल सर्विसेज वाली चीज़ों के ऊपर भी क्या है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है. SQC 1 has been issued in this regard. It requires auditors, practitioners to establish system of quality control so that firm and its personnel comply with professional standards and regulatory and legal requirements, and reports issued are appropriate. Its basic objective is that while rendering services to which engagement standards apply, there should be system of quality control within the firm to ensure complying with the professional standards, legal requirements. System of quality control ensures issuing of appropriate reports in that circumstances. Further, it is also to be remembered that standard on quality control are to be applied to all services by engagement standards. अब इन स्टैंडर्ड्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, बताओ. स्टैंडर्ड इंश्योर कैरिंग आउट ऑफ standards ensure carrying out audit against established benchmarks at par with global practices. तो हमारे जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वो एक बेंचमार्क का मतलब होता है एक टारगेट, मतलब कि हमने एक क्वालिटी के लिए ना एक स्टैंडर्ड सेट करा हुआ है. बेंचमार्क मतलब एक स्टैंडर्ड सेट करना. तो वहाँ पर जैसे एट पार विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस, पूरे ग्लोबली अकाउंट्स बनाए जाते हैं, तो हमारे इंडियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी उन ग्लोबल प्रैक्टिसेस के पार में रहे, मतलब इक्वल रहे. हम अकाउंट्स में देखते हैं ना पार या फिर डिस्काउंट या फिर प्रीमियम, तो पार का मतलब क्या होता है, इक्वल रहे ग्लोबल प्रैक्टिसेस के साथ. हमारे स्टैंडर्ड्स ये इंश्योर करते हैं कि मतलब हमारे स्टैंडर्ड्स ये देखते हैं कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, वो भी एक तरीके से और एक क्वालिटी के साथ बनाए जाए. फिर स्टैंडर्ड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देयर बाय हेल्पिंग यूजर्स टू मेक डिलीजेंट डिसीजंस. तो यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस यूजर्स लेते हैं, यूजर्स कौन, वही हमारे इंटेंडेड यूजर्स, उनको एक क्वालिटी मतलब स्टैंडर्ड इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, देयर बाय जो यूजर्स को हेल्प करवाए डिसीजंस लेने के लिए. ठीक. स्टैंडर्ड्स प्रमोट यूनिफॉर्मिटी एज ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो अब जैसे कि हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो उसके अंदर बताया जाता है कि इस चीज़ का ट्रीटमेंट इस तरीके से किया जाएगा. तो वैसे ही यहाँ पर भी स्टैंडर्ड क्या प्रमोट करते हैं, यूनिफॉर्मिटी, कि हर मतलब हम दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकें. ऐसे मतलब सब ऐसे अलग अलग नहीं चल. जैसे कि हमने स्टैंडर्ड नहीं बनाए, हमने किसी भी चीज़ पे स्टैंडर्ड नहीं बनाए, तो जो दो कंपनियां बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करी होगी या जिस बेसिस पे उनको चेक किया जा रहा होगा, वो क्या सेम रहेगी, कभी भी सेम नहीं रहेगी. कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे रहेगा. तो अब स्टैंडर्ड क्या करता है, प्रोमोट करता है यूनिफॉर्मिटी. हर तरीके के, कोई भी तरीके के स्टैंडर्ड्स हो, चाहे वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हो, वो क्या प्रमोट करता है, यूनिफॉर्मिटी, ताकि हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर कर सकें. मैम इसमें तो जैसे हम कुछ ही स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं, तो इसकी तो प्रॉपर बुक होती होगी ना, जिसमें सारे स्टैंडर्ड्स जितने बनाए गए हैं, मतलब फॉर अ सी और मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह सब लिखा होता होगा. तो आईसीआई बनाता है या फिर कोई ICAI यहाँ पे लिखा है ना, हमने अभी लास्ट लाइन लिखी यहाँ पे. कहाँ गया, गिरा. इशूड अंडर द अथॉरिटी ऑफ काउंसिल ऑफ ICAI. जो जैसे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडियन ने मतलब ICAI एक इंडियन बॉडी है, तो उसने नहीं बनाए. ठीक, उन्होंने हाँ कॉपी करा है. तो हमने कॉपी करके हम क्या लेकर के आए, इंड AS लेकर के आए. ये अभी नए आए हैं एक तरीके से. हम पहले ना एज इट इज़ फॉलो करते थे, मतलब जो ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उसको हम इंडियंस ने एज इट इज़ कॉपी करके हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करते थे. लेकिन अब हमने कुछ चेंजेस करे, तो हम क्या लेकर के आए, इंड AS लेकर के आए. तो इंड AS में क्या होते हैं ना, कुछ कार्व इन होते हैं, कुछ कार्व आउट होते हैं. तो यहाँ पर मतलब कि हमने उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एज इट इज़ नहीं लेके आया ICAI, कुछ उन्होंने कुछ चेंजेस करे, मतलब कुछ चीज़ें इंक्लूड करी, मतलब कार्व इन करा, और कुछ चीज़ें उसमें से निकाल दी, मतलब कार्व आउट कर दिया. तो मतलब है सेम, बट कुछ हमने अपनी इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से कुछ चेंजेस कर दिए. ठीक.
तो वैसे ही सेम ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी है। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी किसने इशू करे हैं? ICAI ने इशू करे हैं, क्योंकि ये काम ही किसका है? CAS का काम है, ठीक है। वैसे ही कॉस्ट के भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑडिट करने के भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो वो कौन करता है? ICMAI, ठीक है, वो वाली बॉडी करती है। तो ऐसे ही हमारे पास सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स ICSI करेगा इशू। फिर स्टैंडर्ड्स इक्विप प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स विद प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल। तो स्टैंडर्ड क्या देखते हैं कि मतलब स्टैंडर्ड्स इक्विप प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स विद प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल। स्टैंडर्ड्स ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है उनके पास उस तरीके की नॉलेज और स्किल्स है, ठीक। स्टैंडर्ड्स इंश्योर ऑडिट क्वालिटी, हमारे पास ऑडिट क्वालिटी के लिए अलग से स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको लिखना है कि कितने स्टैंडर्ड्स से मैंने लिखवाया है नहीं, क्योंकि फिर उतना इम्पोर्टेंट नहीं था वो, बट अगर आपको लिखना है जैसे कि आपको डाउट हो रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं। जो SA है ये है 100 to 999, ये जो ये 1 to 99 ये है, 1 to 99 ये है, ये 100 to 999 ये है। फिर यहाँ पर सीधा 2000 से स्टार्ट है, 2000 से 2699 ये है। फिर 3000 to 3699 ये है, और 4000 to 4699 ये है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पर, देखो ऐसे 200, ऐसे 230, तो ये 200 230 कैसे आ रहा है? ये कहाँ गया? इनके बीच में है ना, ऐसे 200 230, फिर ऐसे ही यहाँ पे क्या था ये 2400 2410, तो इनके बीच में है ये नंबर। तो इस तरीके से है, आपको ये नहीं पढ़ने, इतने सारे नहीं पढ़ने, डोंट वरी। एक तो सबसे पहले आपको वो टेबल लर्न करनी है, टेबल के हिसाब से आप शॉर्ट नोट तो लिख लोगे अपनी लैंग्वेज में, ठीक। दूसरी चीज़ क्या याद करनी है इसके बाद? ये वाई आर स्टैंडर्ड्स नीडेड, तो ये जो पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं ये वाले पॉइंट्स लर्न करने हैं, ठीक। फिर उसके बाद ड्यूटीज इन रिलेशन टू एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स टू सी दैट स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड इन एंगेजमेंट अंडरटेकन बाय देम। ऑर्डिनरीली these are to be followed by professional accountants. However, a situation may arise when a specific procedure as required in standard would be ineffective in a particular engagement. अब क्या लिखा है यहाँ पे? अब प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, ठीक। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है ना कि हमारे जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि वो इनइफेक्टिव हो जाता है, ठीक। इन सच अ केस ही इज रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट हाउ ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म्ड एंड अचीव द पर्पस ऑफ रिक्वायर्ड प्रोसीजर। अब इसी चीज़ को ना मैं आपको पहले मैं बताती हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एग्जाम्पल लेते हुए, ठीक है। सेम बात यहाँ पर भी लिखी गई है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में भी सेम बात लिखी गई है जैसा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बोला गया है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हम क्या बोलते हैं कि आपको कुछ चीज़ डिस्क्लोज करनी है, ठीक है, तो आपको एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चलना होगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एज इट इज़ फॉलो नहीं कर पाते अपनी कंपनी में। तो ऐसा आप कब नहीं कर सकते कि जैसे कि आपने फॉलो नहीं करा तो आपको वो फॉलो ना करते हुए आप अपनी बुक्स को ना और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हो, तब कर सकते हो। या लॉ की रिक्वायरमेंट हो गई, तो इस सब केसेस में ना आप हो सकता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नहीं फॉलो करें और आप किसी और चीज़ को मतलब अपने पैटर्न से आप चीज़ों को दिखा रहे हो, डिस्क्लोज कर रहे हो, ठीक। तो अब अगर ऐसा कर रहा है अकाउंटेंट, ऐसा कर रहा है, तो उसको ना अपनी बुक्स में दिखाना होगा कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया, रीज़न लिखना होगा, क्या चीज़ फॉलो नहीं करी और उसके बदले हमने क्या फॉलो करा, तो वो चीज़ हमें डिस्क्लोज करनी होगी हमारी बुक्स में। सेम बात हमने यहाँ पर भी लिखी है कि अगर ऐसा होता है कि हमारे जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है वो इनइफेक्टिव है इन पर्टिकुलर एंगेजमेंट, तो इन सच अ केस ही इज रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट, मतलब उसको लिखना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि हाउ ऑल्टरनेटिव जो उसने दूसरा प्रोसीजर फॉलो करा है
वो किस तरीके से परफॉर्म किया, ऑल्सो रीजन फॉर डिपार्चर, उसने उसको फॉलो क्यों नहीं किया उसका रीजन भी उसको लिखना है. फर्दर हिज रिपोर्ट शुड ड्रॉ अटेंशन टू सच डिपार्चर्स. इट इज़ टू बी नोटेड दैट मेयर डिस्क्लोजर, सिर्फ डिस्क्लोजर देने से हम ये नहीं बोलते कि हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पूरी तरीके से फॉलो कर लिया, क्योंकि हमने फॉलो तो नहीं किया, लेकिन हमने क्यों नहीं फॉलो करा उसका अकाउंटिंग प्रोसीजर, उसका ऑल्टरनेटिव हमने क्या करा वो लिखना होगा और रीजन भी साथ में देना होगा कि हमने ऐसा क्यों नहीं करा. ठीक, फिर आगे ओवरव्यू ऑफ एंगेजमेंट एंड ये वही सेम बात दोबारा से टेबल के फॉर्म में बताई गई. ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई इन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, फिर एसआरईज अप्लाई इन रिव्यू, फिर उसके बाद एसई अप्लाई इन अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एसआरईज रिलेटेड सर्विसेज के लिए, और फिर क्वालिटी कंट्रोल. ड्यूटी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू फॉलो स्टैंडर्ड्स, इफ नॉट फॉलोड रीजन फॉर डिपार्चर. ठीक है, समझ गए, चैप्टर कंप्लीट हो गया ये वाला. हो तो गया, जल्दी तो नहीं हुआ, चैप्टर 1 में हमने टाइम लगाया, चैप्टर 2 से हम स्पीड पकड़ेंगे. वो मैम बार-बार ये हो रहा था ना, तो फर्स्ट वाला रिवाइज करने में तो बार-बार मिस हो रहा था. हाँ, एक बार एक चैप्टर हो जाता है ना तो बेसिक थोड़े क्लियर हो जाते हैं, मतलब कुछ वर्ड्स की ऑडिट अब नया नया पहली बार पढ़ा ना, तो अब चैप्टर 2 से स्पीड हो जाएगी. ऑडिट अच्छा लग रहा है, बस एग्जाम में अच्छा हो जाए. ऑडिट में आप 60+ आराम से ला सकते हो, अभी आप 70 बोल रहे थे 70+ आराम से ला सकते हो, मैं तो 80+ ही बोलूँगी. 60+, क्योंकि एग्जामेशन 60 पे आती है ना, इसलिए मैंने बोला. अच्छा ये पढ़ो, मैं पढ़ती हूँ. CAP बाबू इज कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ क्विक बाय प्राइवेट लिमिटेड. He was not able to obtain external confirmation from certain debtors due to practical difficulties and peculiar circumstances. However, such a procedure is mandated under one of the standards of auditing. एक स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में ऐसा लिखा था कि आपको ना डेटर से कंफर्मेशन लेनी है, ठीक, लेकिन वो कंफर्मेशन नहीं ले पा रहा है, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा. तो unable to obtain external confirmation from these debtor, he relied upon sale details of these parties, e-invoices, e-way bills, and also traced payments from these parties in bank accounts of the company. तो उसने इसके ऊपर फिर एक alternative procedure लगा दिया. तो he was reasonably satisfied with audit evidence obtained. Is there any other reporting duty? क्या उसकी और भी कोई reporting duty बनती है? Cast upon him relating to not following mandated procedure in one of the standards of auditing. क्या उसकी कोई mandated reporting duty बनती है? क्या नो क्यों? मैम क्योंकि मैम वो सेल डिटेल्स दे रहा है, मैम इनवॉइसेस दे रहा है, इनवॉइसेस दे रहा है. नहीं, आपको ये जो हमने पढ़ा ना भी, ड्यूटी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू फॉलो स्टैंडर्ड इफ नॉट रीजन फॉर डिपार्चर, ये सेम यही तो है कि हमारे पास एक अकाउंटेंट है, मतलब ऑडिट उसने करने गया, ठीक है, अब ऐसा बोला गया कि ऑडिटिंग में, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में ऐसा करना लिखा है, लेकिन वो सेम वैसा नहीं कर रहा, उसका एक ऑल्टरनेटिव फॉलो कर रहा है. तो अब यहाँ पर उसकी रिपोर्टिंग ड्यूटी बनती है ना कि उसको रीज़न लिखना होगा कि उसको नहीं मिल पा रहा था, उसको प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको ये रीज़न बताना होगा, तभी उसने ऐसा ना करते हुए ऐसा किया. ठीक है, ये उसको बताना होगा. एक बार आंसर चेक कर लो इसका. He is required to document how alternative procedure performed to achieve the purpose of required procedure. Reason for departure has to be documented unless it is clear. His report should draw attention to such departure. है ना? चलो, केस स्टडी 2 पढ़ने के बाद ये जो MCQ है ना, ये एक बार सॉल्व करो, फिर देखते हैं कि किसके आंसर कितने ठीक हैं. इसको छोटा कर दूं. एक सेकेंड. Me and you Private Limited
has been newly incorporated. The plant of the company has recently started the production with the help of funds provided by the bank for purchase and installation of machinery. Further, the company is also utilizing working capital credit facilities from the bank for meeting its day-to-day working capital requirement like purchase of raw material, labor payment, etc. तो उन्होंने बैंक से लोन ले रखा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए. However, just within 6 months of its operation, the management feels that working capital funds are inadequate and situation is creating liquidity issues in the company. तो यहाँ पर फिर भी उनको क्या हो रही है, कमी हो रही है, वर्किंग कैपिटल फंड्स inadequate है. अब उसके बाद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज अप्रोच्ड इट्स बैंकर एंड रिक्वेस्टेड फॉर एनहांसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल क्रेडिट फैसिलिटीज. तो उन्होंने क्या बोला कि अपने लोन को इंक्रीज करना चाहते हैं वो लोग. द बैंक मैनेजर is insisting upon financial statement of the company for half year along with report providing assurance in this respect duly signed by chartered accountant as audit is far away. तो अब यहाँ पर जो उनका जो ऑडिट करने वाला जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो मतलब कहीं दूर है, ठीक है. फिर उसके बाद इट ऑल्सो रिक्वायर्स प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. उनको एक प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी चाहिए, मतलब उनको एक फ्यूचर वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी चाहिए for coming years along with a report from CA providing assurance regarding these projections to consider the request of management. The management approaches CAP who has qualified recently and started practicing. अब वहाँ पे जो उनका जो ऑडिट वाला CA था वो तो है नहीं उनके पास और उनको लोन लेना है तो उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक कंपाइल करनी है एक तरीके से और फिर वहाँ पर शो करनी है बैंक में. तो अब उन्होंने किसको अप्रोच करा, CAP को. रिपोर्ट्स प्रोवाइडिंग एश्योरेंस फॉर हाफ ईयर रिजल्ट्स एंड प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर सॉट फ्रॉम CAP. द मैनेजमेंट प्रोवाइड्स नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स टू हिम इन दिस रिगार्ड. Assume in the above case the company only provides trial balance financial statements in draft preliminary form, also along with accompanying records for relevant half year to CAP and request him to provide duly signed financial statements with a report for mutually agreed professional fees. तो यहाँ पर वो ऑडिट नहीं कर रहा है, ऑडिट नहीं कर रहा है, जो CAP है वो ऑडिट नहीं कर रहा है, वो खाली बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करके दे रहा है उनको, है ना. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाफ ईयर की चाहिए उसको और जो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फ्यूचर वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए वो प्रिपेयर करके दे रहा है क्योंकि उनका CA नहीं है उनके पास. तो अब यहाँ पर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज एंगेज CAP to issue a duly signed report for half year which of the following standards if any issued by ICI are relevant to CAP. अब आपको केस स्टडी पता लग गई. अब एक बार मतलब ट्राई करो, गलत होगा कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करो, अपनी कॉपी में लिख लेना कि ये इसका ये लिख रहे हो इसका ये लिख रहे हो, जैसे हम लॉ में करते हैं ना वैसे. हो गए दोनों.
आगे कर लो गए तो क्वेश्चन आंसर अब सारे हो जाएंगे। मैम फिफ्थ वाले के ऑप्शंस मैम अभी शैली हो गई। ऑप्शंस आंसर भी आ गए। जा रहे हो? अच्छा ठीक है। ये अलग है तो मैं इसी में करता हूँ ना दूसरे में। हो गए? क्या लिखे आंसर? क्या ये लिखे? CCCDD। मैम CAADD दो गलत है बीच वाला सेकंड और थर्ड। और आपके? सही है सारे। उसने किया ही नहीं है। नहीं नहीं देखना डॉट मारे, बस ये थर्ड में C और D लग रहा था मेरा फर्स्ट और तो मैंने दोनों मार्क कर दिए। अच्छा आपका? फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट और लास्ट वाला। फर्स्ट, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज एंगेज CAP to issue a duly signed report for half year. Which of the following standards, if any, issued by ICI relevant to CAP? हाँ तो उस ऑडिट नहीं कर रहा है ना मैम वो ऑडिट नहीं करा ना, ऑडिट या रिव्यू तो नहीं करा, तो इधर चला जाएगा टेबल की साइड रिलेटेड सर्विसेज। फिर उसके बाद कौन सा वाला? सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द गिवन केस? CAP कैन असिस्ट मैनेजमेंट। इस आंसर क्या था यही पढ़ लेते हैं। CAP can assist management in preparation of financial statement of the company and he can issue compilation report. ऑडिट कर नहीं सकता, ठीक है, तो ऑडिट तो हो नहीं रहा, आउटसाइड द स्कोप ऑफ वर्क भी नहीं है, रिव्यू रिपोर्ट भी नहीं दे सकता। हाँ रिव्यू रिपोर्ट भी नहीं दे रहा, तो फिर यही होगा ना कंपाइलेशन रिपोर्ट। वो ऑडिट ही नहीं देगा तो रिव्यू तो क्या ही देगा। हाँ फिर उसके बाद थर्ड वाला, तो क्या SQC नॉट एप्लीकेबल? SQC तो सब पे एप्लीकेबल है, तो नॉट एप्लीकेबल तो हो ही नहीं सकता, सब पे एप्लीकेबल है। फिर फोर्थ तो सबका ठीक है ना। फिफ्थ वाला, सपोज CAP also accepts work of issuing projected financial statement with a report to be signed by him. The management has projected turnover 100 crore for next year, 150 crore and 250 crore for the following year respectively, as compared to present turnover of 25 crore in current half year. Identify the most appropriate statement.
CAP हैज़ टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ रिगार्डिंग रीजनेबल। हाँ, तो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए हमें ज़रूरत भी किसकी होती है? एजम्पशंस की, इसलिए डी लिखा है यहाँ पे। एक्यूरेसी ऑफ डाटा तो नहीं होगी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फिर उसके बाद रीजनेबलनेस ऑफ असम्पशंस भी नहीं होगा। रिगार्डिंग अरिथमेटिक, ठीक है, तो यही होगा ना। CAP हैज़ टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ रिगार्डिंग reasonableness of assumption underlying projected turnover, its consistency with the actual disclosure and presentation। ये एक ही बार गलत हो सकता है क्वेश्चन, अब एग्जाम में सही ही करोगे आप इसका आंसर। अब ये पढ़ लेना आप, तो पहले वीडियोस देख लेना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना। 12:30 तो हो गए।